Hello everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials. So our today's topic is genetic basis of variations. ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी मतलब कहना चाहिए कि हमने इसकी स्टार्टिंग कर ली थी, लेकिन थोड़े टाइम पहले की थी, इसलिए थोड़ा शायद प्रीवियस पार्ट्स ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है, उस जिसको मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एल्स कमेंट बॉक्स में, अगर आपको नहीं मिलते प्रीवियस लेक्चर्स तो ये चीज़ रहेगी। तो बेसिकली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हमने वेरिएशंस, उसका एक सब टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। अब वेरिएशन के अंदर भी जो आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशंस। अब अगेन जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशंस में अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन को ध्यान से पढ़ने वाले हैं, जीन म्यूटेशन को पढ़ने वाले हैं, इस टाइप से एक एक करके हम चीजें कवर अप करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल का जो टॉपिक है आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन की हेडिंग ले लेते हैं पहले तो हम, वेरिएशन। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब एक अच्छी पॉजिटिव चीज आपके लिए ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स जो है वहाँ यहाँ पर एक तरह का गिव अवे आपको प्रोवाइड करेगा विथ एसोसिएशन नारा, जो रीयूजेबल नोटबुक जिस पर अभी हम टीचिंग ले रहे हैं हमारी, उसके साथ। तो बेसिकली होगा ये, इसका गिव अवे ऑफर जो है वो आप सबके लिए हेल्पफुल किस तरह से रहेगा उसको थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर कि ये जो नोटबुक है आपके लिए कैसे यूजफुल रह सकती है और आपके लिए ये लेक्चर्स जो मैं बना रही हूँ वो किस तरह से यूजफुल है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन जो है वहां पर अपने व्यूज देने हैं कि ये जो नोटबुक है वो आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकती है और लेक्चर्स आपके लिए कैसे यूजफुल रह रहे हैं। और जो भी सजेशंस है या कुछ भी कमेंट सेक्शन में आपको इवन एप्रिसिएशन भी अगर कुछ स्टूडेंट नॉर्मली करना चाहे तो कर सकते हैं, या उनको कुछ फीडबैक देना है अपना तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब उन स्टूडेंट्स में से जो कमेंट्स हैं उसमें से हम एक किसी स्टूडेंट को चूज करेंगे जिसका कमेंट और जिसका फीडबैक या जो भी चीज उसने लिखी वो हमें ऐसे लगती है कि हाँ मतलब लायक है, कि जो जैसे ये नोटबुक किस तरह से यूजफुल है वो वाला पॉइंट भी अगर अच्छा उसका लगता है तो जो नारा जो नोटबुक्स है रीयूजेबल नोटबुक्स जिस पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट को डायरेक्टली नोटबुक प्रोवाइड करेंगे। तो एक स्टूडेंट वहां पर चूज किया जाएगा, वो जो स्टूडेंट रहेगा वो गिव अवे ऑफर के लिए चूज कर लिया जाएगा। उसको इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कांटेक्ट करना रहेगा, हम लोग पहले उसको यहाँ यूट्यूब पे भी कह देंगे, देन अगेन उसको जो कहना चाहिए वहां पर सेक्शन रहेगा इंस्टाग्राम का, वहां पर कांटेक्ट करके फिर उस आगे जो भी फर्दर डिटेल्स होगी वहां शेयर कर ली जाएगी। तो उसको वहां पर एक फ्री नोटबुक प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम नारा रीयूजेबल नोटबुक्स। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चूज करूंगी स्टूडेंट्स को, बेसिकली ये नोटबुक्स वहां से प्रोवाइड की जाएगी। तो हम लोग आगे उसकी और डिटेल्स शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बताना जरूरी था। तो आज जो है आप लोग आज का ये जो लेक्चर रहेगा इस पे जो कमेंट्स करते हैं, तो अभी 2 या 3 दिन तक हम लोग कमेंट्स का टाइम देखेंगे उसमें, तो कि कुछ गिव अवे जो रहेगा उसका ऑफर उस 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग अनाउंस करने की कोशिश करें, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे तक उसको अनाउंस करें ताकि प्रॉपरली स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर लें और फिर अपने पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हमने इसमें लिया। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो एक चीज और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब ही क्या होता है, कुछ चेंज आ जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना। अब वो चेंज जो होता है क्रोमोसोम में आ रहा है, अब क्रोमोसोम में चेंज किस तरह से आ सकता है, उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब मैं वो बता देती हूँ चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं। नंबर, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये हो सकता है जिसकी वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म रहेगा या ऑर्गेनिज्म जो भी रहेगा उसमें न्यू कैरेक्टर्स आने लगते हैं या कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो दीज चेंजेस जनरली टेक प्लेस ड्यूरिंग रिडक्शन डिवीजन। ज्यादातर इस तरह का क्रोमोसोमल एब्रेशन जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन तब देखने को मिलता है। रिडक्शनल डिवीजन को एक और दूसरा नाम क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस। नोटबुक्स बहुत अच्छी है, आप स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को आई थिंक मिस नहीं करना चाहेगा कोई भी स्टूडेंट। जिसको जरूरत है तो वो खुद भी बाय कर सकते हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज रहेगी। नेक्स्ट, अब क्रोमोसोमल एब्रेशन में पहला, क्रोमोसोमल एब्रेशन में नंबर की तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्रोमोसोमल एब्रेशन, उसको कहते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम।
ठीक, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा फोकस ये प्रॉपर ले नहीं रहा है आज, तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक बार फोकस प्रॉपर हो जाए। ठीक, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। पहला होता है यहाँ पर ए टाइप, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं चेंज इन सेट ऑफ। सो न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम आपका फर्स्ट है। जैसे मैंने बताया था, हम नंबर, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, ये 3 तरह से देखेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन को, और बेसिकली टॉपिक जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन चल रहा है। तो अभी हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नोट डाउन करा है, आप समझिएगा बात को। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम पहला आता है। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से क्रोमोसोम में अगर आगे पीछे हो रहा है तो किस तरह से चेंज आएगा। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और एक होता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अब इसके टाइप्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है, अब एक एक करके समझेंगे इसको। अब क्या होता है, एक होता है सबसे पहला हैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी कब होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है, वो जो रहता है बस वो नॉर्मली रहता है, तो उसको हैप्लॉइडी कहते हैं या हैप्लॉइड कहते हैं। तो इस चीज को हैप्लॉइडी कहते हैं, तो समझ में आना चाहिए आपको, जिसको हम कहते हैं एन। ठीक है, इसको कहते हैं हैप्लॉइडी। इसके पास क्या होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको कहते हैं हैप्लॉइडी। तो हैप्लॉइडी में आप चाहे तो नोट करना, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हैप्लॉइडी। उसके बाद दूसरी चीज होती है पॉलीप्लॉइडी। जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास मोर देन 2 नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे नॉर्मली 2n क्रोमोसोम सारे ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 2n से प्लस कुछ और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स के सेट आ रहे हैं तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइड है वो, और इस फिनोमिना को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं पता है कि ये सब चीज n 2n ये सब क्या होता है, थोड़ा सा पहले कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं इसका। होता क्या है कि हर ह्यूमन का अगर एग्जाम्पल लें, हर ह्यूमन के अंदर हम देखें तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स, यहाँ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर कह दिया यानी कि ठीक इसके डबल होंगे, 23 इंटू 2 हो जाएंगे, 2 3 6, 2 2 4, यानी टोटल नंबर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इन 2 पेयर को हम चाहे तो 2n, मतलब ऐसा हम बता सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक सोमेटिक होते हैं, जिसको हम नॉर्मल सेल वाले क्रोमोसोम्स कहते हैं, और एक होते हैं जर्मिनल टाइप ऑफ सेल वाले क्रोमोसोम, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में जो पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल के क्रोमोसोम। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल के क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एन टाइप की प्लॉइडी के होते हैं। बाकी जितने सोमेटिक सेल्स के क्रोमोसोम होते हैं वो 2n प्लॉइडी के होते हैं, यानी सारे क्रोमोसोम बॉडी के जितने भी, हैंड के क्रोमोसोम देख लो आप, या लेग में देख लो आप, जिस जगह के भी देखेगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गैमेट्स के अंदर या स्पर्म ओवम के अंदर बात करोगे तो प्लॉइडी n रहती है। तो 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो रहते हैं, 22 पेयर्स वो पूरे बॉडी के क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो 2n प्लॉइडी के होते हैं। और आखिरी 23rd नंबर वाला जो पेयर रहता है, आखिरी पेयर, वो कौन सी प्लॉइडी का होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि n क्यों रहता है वो, क्योंकि दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज करने के बाद उनकी प्लॉइडी डबल हो जाती है ऑलरेडी, तो वो 2n वहां पर इस तरह बन जाएगा। अगर यहाँ ऑलरेडी वो 2n का होता और दूसरा वाला भी, जैसे स्पर्म भी 2n का, ओवम भी 2n का होता, तो जब क्रॉस होता तो वो तो 4n हो जाता, तो फिर अगेन ऑर्गेनिज्म में एक तरह का क्रोमोसोमल एबरेशन आ जाता। तो उसको मेंटेन करने के लिए गॉड ने यहाँ पर दोनों में n गैमेट्स में क्रोमोसोम की प्लॉइडी रखी है, जब जाके वो फ्यूज होगी तो वो 2n बन के वो नेचुरल बन जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए थी। तो ये वाली एक तो बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ से, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये थोड़ा कंसेप्ट देना था मुझे, तो ये हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी का कंसेप्ट हो गया। अब दूसरी चीज होती है कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको एन्यूप्लॉइडी भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, कोई मोनोसोमिक अगर ऑर्गेनिज्म है, तो एक होता है जैसे कोई अगर मोनोसोमिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसमें एक क्रोमोसोम है, तो मोनोसोमिक में क्या होगा, एक क्रोमोसोम जो रहेगा उसका वो लॉस्ट हो जाएगा, एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, उसका गायब हो जाएगा। कहाँ से गायब होगा वो भी पता होना चाहिए, वो सोमेटिक में से गायब होगा। सोमेटिक जो है कहना चाहिए, क्रोमोसोम लिख दिया, सोमेटिक क्रोमोसोम, हाँ क्रोमोसोम नंबर भी लिख सकते हैं हम, उसमें से गायब होगा। यानी कि ये जो 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम की, तो उसमें से अगर एक क्रोमोसोम निकल जाएगा
22 पेयर्स हैं, यानी कि टोटल 22 पेयर्स में कितने हो गए यहाँ पर 44 क्रोमोसोम्स हो गए। तो 44 माइनस 1 हो जाएगा एक तरह से, तो 43 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। तो यहाँ पर अगर सोमेटिक क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं मोनोसोमिक। सो इन मोनोसोमिक ऑर्गेनिज्म वन क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। दूसरी चीज होती है पॉलीसोमिक, शायद विजिबल नहीं है, नहीं विजिबल है। सो पॉलीसोमिक में क्या होता है, पॉलीसोमिक ऑर्गेनिज्म में एक एडिशन हो जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर में। अगेन क्या होता है कि कितने टोटल पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं, पेयर है। और अगर टोटल क्रोमोसोम ही पूछ लिया जाए सोमेटिक में तो 22 इंटू 2 कितना होता है, 44 होता है। तो 44 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं किसके अंदर, सोमेटिक वाले में। अब सोमेटिक क्रोमोसोम जो है अगर उसके अंदर एडिशन हो जाए क्रोमोसोम का, यानी 44 में +1 हो जाए या 2 हो जाए, जो भी XYZ जितना भी नंबर प्लस होता है, तो उसको कहते हैं पॉलीजोमिक कंडीशन। सो द चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर अकर्स एट द टाइम ऑफ मियोटिक डिवीजन। ये बात पता होना चाहिए, मियोटिक डिवीजन के टाइम पे इस तरह का चेंज आता है। एक पेयर या मोर देन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर किसी सेल पर आके जुड़ रहे हैं या सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो इस टाइप के केसेस शो करते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि बोथ द क्रोमोसोम ऑफ दैट पेयर कम इनटू वन सेल व्हाइल नॉट अ सिंगल क्रोमोसोम ऑफ दैट पेयर कम्स इनटू अनदर सेल। इस तरह से कोई प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होगी और जो आपको समझानी थी मैंने समझा दी। सो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस एक सेल में अब रहेगा वो एक में तो n+1 रहेगा, किसी एक सेल का पास आ जाता है जैसे ये एडिशन होता है, लेकिन वो आया कहां से, तो किसी एक दूसरे सेल का आ गया तो किसी एक सेल में n-1 वाली कंडीशन हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ एडिशन हो रहा है। पॉलीसोमिक कंडीशन क्या होती है कि सोमेटिक क्रोमोसोम में और आकर जुड़ जाना, तो ठीक है वो चीज हो रही है, ऐड हो रही है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि ऐड होने के लिए वहां मटेरियल कहां से आ रहा है, तो किसी एक सेल के अंदर ना जाते हुए क्रोमोसोम किसी एक सेल के पास ज्यादा आ जाते हैं। आना दोनों में n चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, एक का किसी n में से थोड़ा सा कम हो गया और एक के n पे थोड़ा सा ऐड हो गया। इसी चीज को कहते हैं पॉलीसोमिक कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। ये न्यूमेरिकल चेंजेस से मैंने जैसे बताया था, नंबर वाला कंप्लीट हो गया, अब स्ट्रक्चर वाला आप देखोगे। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम में एक होता है डिलीशन, उसी में आप डुप्लीकेशन भी साथ में यहां पढ़ोगे, दो चीजें अलग अलग है ये दोनों। दूसरा ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। ठीक, तो डिलीशन और डुप्लीकेशन ऑफ सम जीन्स इन वन क्रोमोसोम, ऑफ सम जीन्स इन वन क्रोमोसोम्स आ जाता है। ठीक है, ये वाले को आप पहले पढ़ रहे हो, इस वाले को, ठीक है, पहले नंबर वाले को हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, पहली कंडीशन आती है डिलीशन। डिलीशन इसमें क्या होता है, डिलीशन को डेफिशिएंसी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, डिलीशन को डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। सो व्हेन अ क्रोमोसोम लैक्स in intercalary or terminal segment it does not play any role in evolution। तो अगर किसी क्रोमोसोम का इंटरकैलरी वाला जो पोर्शन होता है ना, लास्ट का, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये इसके एंड से, तो इसके एंड के टर्मिनल सेगमेंट पे से अगर कुछ चीज गायब हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई क्रोमोसोम लैक करेगा, व्हेन अ क्रोमोसोम लैक्स इन अ इंटरकैलरी और टर्मिनल सेगमेंट, इंटरकैलरी और टर्मिनल सेगमेंट, ठीक है, अगर ऐसा होगा सो इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन, तो वो किसी इवोल्यूशन के टाइम पे रोल प्ले नहीं कर पाएगा। उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं डिलीजन या फिर डेफिशिएंसी। दूसरा होता है डुप्लीकेशन। अब उसको समझते हैं, मैं आपको इसके डायग्राम भी लास्ट में दिखाऊंगी, अभी आप समझ लीजिए, फिर आपको डायग्राम से ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर हो क्या रहा है। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर किसी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम को ब्रेक कर दिया जाए और उसको अटैच कर दिया जाए दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ये कोई क्रोमोसोम था, इसका ये हिस्सा है कोई सा, और इस हिस्से को हम यहां से रिमूव करके किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर ऐड कर देंगे, तो यहां से तो माइनस हो रहा है और यहां पर उसका एडिशन हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। सो एज अ रिजल्ट एक क्रोमोसोम में कुछ जीन्स लैक कर जाते हैं और कुछ दूसरा जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर वो जीन्स ऐड हो जाते हैं, इस चीज को कहते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन यहाँ पर यूजफुल होता है इवोल्यूशन में, यहाँ पर ये इवोल्यूशन करवाता है, ये इवोल्यूशन करवाता है, और डिलीशन इवोल्यूशन नहीं करवा रहा था। इस पर ना क्वेश्चंस आ जाते हैं जब आप लोग अगर बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं, तो उसके बाद अगर वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो उसमें इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। और अगर आप उस कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स पे ऑलरेडी उसका कोर्स
बना हुआ है, आप बस कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये सारी चीजें वहां पर भी कवर हो जाती हैं। अब दूसरी चीज करते हैं, सो दे प्रोवाइड मोर न्यू जेनेटिक मटेरियल फॉर म्यूटेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि और नया जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, और नया जेनेटिक मटेरियल मिलने की वजह से वहां पर आ जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन आता है तो इवोल्यूशन तो आ ही जाएगा वहां पर, सो म्यूटेशन आ जाता है। एंड डस प्रोवाइड मोर चांसेस फॉर वेरिएशन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर इसी वजह से वेरिएशन भी ज्यादा आते हैं, वेरिएशन आने के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंशिएशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, डिफरेंशिएशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कहलाता है डुप्लीकेशन। उसके बाद तीसरी चीज होती है ट्रांसलोकेशन। क्या होती है? ट्रांसलोकेशन होता है। अब ट्रांसलोकेशन समझ लेते हैं। ट्रांसलोकेशन में शिफ्टिंग होती है एक पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम की टू अनदर बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। इसके बीच में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पर एक के वहां से शिफ्टिंग होती है दूसरे के ऊपर, लेकिन वो कहाँ होती है? नॉन होमोलोगस पे होती है। एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होता है नॉन होमोलोगस। अब आपको ये नहीं अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। नहीं तो अभी वीडियो सेगमेंट ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। दूसरी चीज होती है इन्वर्जन। इन्वर्जन का कंसेप्ट कैसा है, इसको भी समझते हैं। इन्वर्जन में एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन्वर्टेड हो जाता है। एक सेगमेंट जो होता है क्रोमोसोम का वो पूरी तरह से इन्वर्टेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो यहां लगा हुआ था, ये यहां पर लगा हुआ था, ये यहां से इन्वर्ट होता है 180 डिग्री से और कहीं और पहुंच जाता है। तो 180 डिग्री का इन्वर्जन पूरा पूरा यहां पर आ जाता है। सो इन इन्वर्जन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड टू या फिर एट 180 डिग्री। दिस चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ जीन्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पे नया तरह का क्रोमोसोम बन जाता है और एब्रेशन आ जाता है। ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में भी और सब स्पीशीज में भी। तो ये ट्रांसलोकेशन और दूसरा इन्वर्जन, ये दो चीज, ये दोनों ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, ये दोनों भी इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, स्पीशीज का भी इवोल्यूशन करवाते हैं और सब स्पीशीज का भी करवाते हैं। एंड लिखना चाहिए था, एंड सब स्पीशीज का भी करवाते हैं, दोनों का इवोल्यूशन करवाते हैं। समझ में आ गई होगी बात यहाँ पर। अब अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम बताए थे उसका यहाँ पर डायग्राम है आपके सामने। ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा दिख रहा है ये एकदम नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके हम डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये सब चीजें देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक बार अच्छे से शो भी कर देती हूँ, अगर चाहें तो आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं समझाना शुरू करती हूँ। ये होमोजाइगस इन्वर्जन हो गया और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम है। फाइन, सो हम यहां से लेंगे अब इसको, ठीक है, यहां से लेंगे अब इसको। अब समझते हैं ABCD EFG HI, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहाँ डेफिशिएंसी में मैंने क्या कहा था, एक गायब हो जाता है, तो यहाँ पर होना कैसा था, EFG होना था। तो देखो EFG में से यहाँ पर सिर्फ E रह गया और एक सेगमेंट जो था FG वाला वो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब इसको डॉटेड से शो किया गया, इसको कहते हैं डेफिशिएंसी। उसके बाद आती है डुप्लीकेशन की बात। एक FG जो वहां से गायब हुआ है वो CD होना चाहिए था, यहाँ पर CD होना चाहिए था, लेकिन CD ना रह के FG एक्स्ट्रा आके यहाँ पर जुड़ गया, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन होना, एक्स्ट्रा चीज आके लग गई। तो इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है और डेफिशिएंसी की वजह से इवोल्यूशन नहीं होता है, ये आपको पता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हमने क्या बात की थी, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाकर वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर दो तरह की चीजें होती है ट्रांसलोकेशन में, एक होता है हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन और दूसरा होता है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। तो देखो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, AB CD होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक CD जो था वो CD यहाँ से निकल के यहाँ चला गया और यहाँ पर क्या होना था, ऊपर वाले पे EFG होना था, तो यहाँ का EFG निकल के इस तरफ EFG आ गया। तो हुआ क्या, जहां का CD था CD दूसरे पे चला गया और जहां का EFG था वो इधर आ गया, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन अगर और प्रिसाइसली आपको बताया जाए तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन में क्या अंतर होता है वो हम देख रहे हैं। तो हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम पे चेंजेस आते हैं, यानी कि देखो एक क्रोमोसोम का सेट ये है, एक क्रोमोसोम का सेट ये है। अगर एक ही सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम में सारी चीजें हो रही है, देखो यहाँ पर इसी में हो रहा है, तो यहाँ पर जो EFG होना था इस जगह पर क्या होना था, HI होना था, सॉरी यहाँ पर HI होना था, वो H यहाँ से हटकर इधर चला गया और इधर EFG होना था तो उसका FG इधर चला गया,
ठीक है, आपको शुरू का नॉर्मल याद रखना है। मैंने शुरू में नॉर्मल बताया था कि नॉर्मल कैसा होना था, उसी को हम हमारा बेंचमार्क कह सकते हो, वो बना के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ होना HI चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, FI हो गया। और यहाँ EFG होना था, उसके जगह H आ गया और FG उसका सामने चला गया। इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। सेकेंड केस होता है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन का। तो अब क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो तो रहा है, लेकिन इस पूरे पेयर का इस पूरे पेयर के साथ हो रहा है। तो होना क्या चाहिए था, अगेन यहाँ पर इस जगह पर होना था CD याद होगा, यहाँ पर क्या था, CD। तो CD पूरा निकल के उधर चला गया CD, और यहाँ क्या होना था, इधर दोनों तरफ EFG होने थे, तो इधर के पूरे EFG निकल के इधर आ गए। इसको कहते हैं होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। उसके बाद लास्ट आपके पास आता है होमोजाइगस इन्वर्जन। होमोजाइगस इन्वर्जन में क्या होता है, 180 डिग्री घूम जाता है। अब कैसे घूमेगा, इस जगह तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या होना था, EFG होना था इस जगह पर, और यहाँ क्या होना था, HI होना था। तो उसकी जगह क्या हुआ कि FG इधर चला गया, अगेन FG इधर चला गया, H इधर आ गया, H इधर आ गया, तो वो पूरा इस तरफ से घूम कर ऐसे यूं आ गया, तो ये चेंज हो गया। इसको कहते हैं होमोजाइगस इन्वर्जन। तो कुछ स्टूडेंट्स को ही लग रहा होगा कि ये तो एक तरह से इसी की तरह ट्रांसलोकेशन हो रहा है, लेकिन जब वो मेथड हुई होगी ना, तो वो कैसे हुई होगी, उसने 180 डिग्री वहीं से घूम कर बनाया होगा। वो इधर का उधर नहीं गया, चेंज भले ही सेम आ रहा है, लेकिन इधर का वो उधर नहीं गया है। समझ में आ रही होगी बात, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो, लेकिन यहाँ पर वहीं से घूम कर वो लग रहा है, ये डिफरेंस है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो फिर घूम कर लग रहा है, तो यहाँ घूम कर लग रहा है, लेकिन सिर्फ ऊपर के एक टुकड़े पर लग रहा है, यहाँ पर पूरे गोल पूरे दोनों वाले बॉक्स सेगमेंट्स पे लग गया। ये समझने की कोशिश करो, डिफरेंस समझ में आएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन पार्ट जो था स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन देखे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट की। अच्छा स्टूडेंट्स, एक थोड़ी सी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, आपको यहाँ रेक्टिफाई करवा दूं। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम में आप ये चीज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने बी यहाँ पर मिस्टेकनली लिख दिया था, इसको आप थोड़ा सा सुधारना। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर इस चीज का है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर का है, ये अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम में आप पढ़ते हो डिलीशन और डुप्लीकेशन, वही अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम में आप पढ़ते हो ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। यानी कि हो क्या रहा है उसको और प्रिसाइसली बताऊं मैं अगर, तो हमने शुरुआत की थी कि हम जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी जेनेटिक बेसिस तो और आगे भी चलेगा। आज हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन कंप्लीट करा। क्रोमोसोमल एब्रेशन में हमने क्या बात की, इसको पहले तो थोड़ा सा क्रोमोसोमल एब्रेशन में हमने क्या बात की कि हम इसमें नंबर, स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट के हिसाब से देखेंगे। नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा, नंबर में हमने पढ़ा मोनोसोमिक, पॉलीसोमिक, हेप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर वाले में क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम में, उसमें हमने डिलीशन और डुप्लीकेशन पढ़ा। डिलीशन और डुप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, डिलीशन को डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, याद होगा। उसके बाद तीसरा होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम में आपने ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन को पढ़ा, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब कमेंट सेक्शन में आपको किस तरह से ये डायरीज को आप यूज कर सकते हैं, मैं एक बार डायरी के बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ डिटेल्स बता दूं, क्योंकि लेक्चर आज का तो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। इस टाइप की डायरीज हैं या नोटबुक्स आप कह सकते हो। A5 साइज रहता है इसका, A5 रीयूजेबल नोटबुक्स है। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी डिटेल्स हैं, पूरी ध्यान से अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। इसमें अच्छी चीज क्या, मंथली प्लानर यहाँ पे दिया गया है। आप आपका हर बार मंथ और ईयर यहाँ पर अपने एक डायरी लेकर भी हम हमारा वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना मंथ, ईयर लिखकर जो आपकी डेट्स पे आपको कुछ वर्क करना है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से बॉक्सेस प्रोवाइडेड है, नेम लिख लीजिए अपना। वीकली प्लानर आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सारे संडे तक के वो है। रिमाइंडर्स आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डेली प्लानर भी है, रोज हमें प्रायोरिटीज क्या है डे की, हमारी टू डू लिस्ट, अपॉइंटमेंट्स, हमारे मील्स, हम हमारा वाटर इनटेक भी चाहे तो इसमें नोट कर सकते हैं। नोट्स, हमारी शॉपिंग लिस्ट, एक्सरसाइज करनी है अगर किसी को तो वहां राइट लगाता जाए वो कि ये काम हो गया, ये काम हो गया। स्क्रिबल अवे, कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो वो सब चीज लिख सकता है। और फिर हमारे नोट्स भी हम इस पर बना सकते हैं। अब अगर आपको याद होगा, हमने जब प्रीवियस लेक्चर में इनवर्टिब्रेट हार्मोन्स पढ़ा था, वो अभी तक मेरे नोट्स यहाँ पर बने हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको वाइप आउट भी कर सकती हूँ इजीली, इस तरह से वाइप आउट भी हो जाएगा। और इसे स्किन जो मतलब कहना चाहिए यहाँ से फैल भी नहीं रही है, अच्छे से ड्राई होती है, वाइप आउट भी इजीली हो जाती है। बस थोड़ा सा हमें जो टिश्यू प्रोवाइडेड है उस टिश्यू को हल्का सा वाटर में डिप कर लेना है और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो नोटबुक रीयूजेबल भी, हम नोट्स एक बार इस पर बना लें, हमारे फोन में स्कैनिंग जो एप्स होते हैं उससे स्कैन करके हमारे नोट्स PDF फॉर्मेट में हमारे पास स्टोर करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। ये चीज यहाँ पर होती है। तो ये है। और यहाँ पर और अच्छी चीज क्या है यहाँ पर कि ब्लैंक पेजेस भी प्रोवाइडेड है। उसके अलावा डॉटेड लाइंस वाले पेजेस भी प्रोवाइडेड है, जिनको जिस तरह से वर्क करना है, जिनको डायग्राम यहाँ बनाना है तो वो डॉटेड में बना ले। नोट्स लिखने के लिए रूल्ड लाइंस भी है।
उसके अलावा रूल लाइंस के बाद यहाँ पर ग्रिड्स भी प्रोवाइडेड हैं, ग्रिड्स भी हमें यहाँ मिल जाती है। और फिर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, स्पाइरल बाइंडिंग है तो खराब भी नहीं होती इजीली। नोटबुक अच्छी सी डिज़ाइन भी है, तो बहुत कंफर्टेबल और हैंडी नोटबुक है, जिसके अंदर ये पेन एक पर्टिकुलर आता है इसका, वो हमें यूज़ करने को मिलता है। तो ये हम ले सकते हैं फ्रिक्सॉन, अगर आपको विजिबल नहीं होगा मैं स्क्रीन पे शो करती हूँ। ये देखिए, ये फ्रिक्सॉन पायलट, तो ये रहता है और एक छोटा सा वाइप करने के लिए टिश्यू प्रोवाइडेड है। तो ये रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में बस ये बताना है नोटबुक्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर्स आपके लिए कैसे यूजफुल है। एक स्टूडेंट एक ही कमेंट करिएगा तो वो हम लोग देख लेंगे वहाँ जो बेहतर रहेगा। सो मोस्टली नेक्स्ट संडे तक हम कोशिश करेंगे कि डिसाइड करेंगे कौन से स्टूडेंट को गिव अवे दिया जाए। तो फर्दर डिटेल्स उसी स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर ली जाएगी जिसको गिव अवे मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।